नमस्कार आप सभी को। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के इस सेशन में स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि होली का पर्व आपका सकुशल संपन्न हुआ होगा। होली के बाद आपकी ये आप कह सकते हैं प्रथम क्लास है, फर्स्ट क्लास है। और आपको बताता चलूं आगे बढ़ने के साथ साथ कि अभी हमारे 31 मार्च तक आज़ाद एकेडमी द्वारा जो भी संचालित कोर्स हैं उस पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जिसके लिए आपको एक कूपन यूज करना होगा, कूपन कोड जिसका नाम है होली 30 कूपन कोड के माध्यम से संस्थान द्वारा संचालित किसी भी कोर्स पर आप 30% का फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के मुद्दे पर। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के अंतर्गत जो हम अभी तक एक बड़े सेक्शन को कवर किया है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और आपको बताता चलूँ कि ये टॉपिक लगभग कंप्लीट है, सिर्फ इसमें एक टॉपिक हमें और जोड़ना है, वो है आपका 5G प्रौद्योगिकी। और 5G प्रौद्योगिकी के साथ इसमें आपको जो जोड़ना है वो है नेट न्यूट्रलिटी। क्या जोड़ना है? नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये टॉपिक आपका अभी बचा हुआ है, नेट न्यूट्रलिटी। और इसके साथ साथ हमने मैं बात करूं तो लगभग सभी टॉपिक को समाप्त कर लिया है। जैसे हमने कौन कौन से टॉपिक अभी समाप्त किए हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमने समाप्त किया भारत में इलेक्ट्रिक वाहन, भारत में ईवी को लेकर टॉपिक हमने समाप्त किया है। दूसरा टॉपिक हमने समाप्त किया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तीसरा टॉपिक जो हमने समाप्त किया है वो है भौगोलिक संकेतक, इसको भी हमने समाप्त किया है। अगला जो टॉपिक है जिस पर हमने लेखनी किया है और उसको समाप्त किया है वो है बौद्धिक संपदा। ठीक है, अगला टॉपिक जो समाप्त किया हमने वो है लाईफाई। ठीक है, लाईफाई के बाद हमने समाप्त किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमने देखा वो हमने देखा डार्क नेट। और इसके बाद अगला जो टॉपिक हमने समाप्त किया वो है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी। इतने टॉपिक हमने देख लिए हैं, इन मुद्दों पर हमने उत्तर लेखन अभी तक कर लिया है। तो आप में से ऐसे जो पहली बार हमें देख रहे हैं, मुख्य परीक्षा मेंस आंसर राइटिंग के सेशन से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में आप उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमने अपनी चर्चा की शुरुआत की है और अभी तक हमने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो सब टॉपिक आते थे उनको हमने बखूबी कवर किया है। आज हम 5G और नेट न्यूट्रलिटी दोनों को देखेंगे और इसी के साथ साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। और इसकी समाप्ति के बाद हम दूसरा टॉपिक जो लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे हेल्थ या स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के चलेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा होगा स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य को हम देखेंगे, इसके अंतर्गत कई सारे सब टॉपिक हैं, 8 से 10 सब टॉपिक हैं। जैसे इसमें थे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में, उसको हमें समाप्त करना है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं 5G तकनीक के बारे में। 5G तकनीक, अब तो लगभग आप कहीं ना कहीं इससे रूबरू हो रहे होंगे, 5G तकनीक से कहीं ना कहीं आप जुड़ रहे होंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। 5G का पूरा नाम क्या है? जैसे हम बोलते हैं 5G, तो 5G का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है पाँचवीं पीढ़ी। इसका पूरा नाम क्या है? पाँचवीं पीढ़ी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो उत्तर लेखन आप करते हो, पूरे एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं पहले। जैसे हम 5G डिस्कस कर रहे हैं तो 100% इसका डिस्कशन करेंगे और इसके बाद यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या प्रश्न हो सकते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो 5G, जैसे कि हमने समझा कि 5G का मतलब हो गया पाँचवीं पीढ़ी। इससे वायरलेस नेटवर्क की गति को और बढ़ाया जा सकता है। जो हमारा वायरलेस नेटवर्क है उसकी जो गति है उसको क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। और यह पाँचवीं जनरेशन की जो तकनीक है जो मुख्यतः फास्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर काम करेगी। ठीक है, फास्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर ये काम करेगी, ये आपको याद रखना है। 5G की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है 5G नेटवर्क
20 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड देगा। 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड की ये स्पीड देगा। जबकि भी यदि हम 4G में बात करते हैं तो 4G में आपको 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड आपको देखने को मिलती है, लेकिन 5G में ये नॉर्मली जो मिनिमम स्पीड होगी वो 20 गीगाबाइट आप देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि जब हम 5वीं पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो विशेष रूप से दक्षिण कोरिया ने इस क्षेत्र में बहुत प्रगति किया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया, और आपको बता दें कि इसके जो प्रतिस्पर्धी देश थे जैसे अमेरिका, इस तकनीक में इसका प्रतिस्पर्धी था चीन, और यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय देश इनसे आगे निकल गया। मतलब 5G तकनीक में यदि आज के समय में कोई देश सबसे बेहतर कर रहा है तो वो है दक्षिण कोरिया। और ऐसा माना जा रहा है कि 5G स्मार्टफोन की तीव्र कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी, और 4 से 20 गुना स्पीड आपको यहाँ पे 4G की तुलना में देखने को मिलेगी। ठीक, और आजकल हो भी रहा है, जैसे जहाँ से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमारे यहाँ अभी जियो का 5G जो है वो फ्री चल रहा है, तो बहुत लाभ मिल रहा है। उसी के माध्यम से आपकी वीडियो अपलोड हो रही है इस समय, और कहीं ना कहीं वाईफाई जो नेटवर्क यहाँ पे उपलब्ध हैं, ठीक है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो उपलब्ध है उनसे बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ से मिल रही है। अब बात आती है 5G की विशेषताओं की। 5G की विशेषताओं की बात आती है। 5G की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा 5G से पूरी तरह कनेक्टेड सोसाइटी का रास्ता खुलेगा। 5G से कनेक्टेड सोसाइटी जो है उसका रास्ता खुलेगा। पहली चीज़, कनेक्टेड सोसाइटी का रास्ता खुलेगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि इससे मशीन से मशीन कम्युनिकेशन, इससे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन जो है, या आप कह लीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन या इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप कह सकते हो, या कनेक्टेड आप कह सकते हो, मशीन टू मशीन या इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टेड जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, स्मार्ट सिटीज़ हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ स्वचालित कार का कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं, इस समय चल रहा है स्वचालित कार। ठीक है, रिमोट कंट्रोल सर्जरी भी आपको कोविड में देखने को मिला। ठीक है, रिमोट कंट्रोल सर्जरी ये भी कोविड में आपको देखने को मिला। तो ये सब जैसी जो सुविधाएं हैं, इस तरह की जो अन्य वर्चुअल सुविधाएं हैं, उनका जो रास्ता है वो प्रशस्त होगा उस दिशा में, और प्रगति देखने को मिलेगी। तो 5G के ये फ़ायदे हो गए। 5G के फ़ायदों में यदि हम बात करें तो जैसे आप जानते हैं M2M तकनीक, या इसी को बोलते हैं मशीन से मशीन कम्युनिकेशन जो तकनीक है, इसके अंतर्गत वायर्ड और वायरलेस डिवाइस, वायर आप कह सकते हो, और वायरलेस जो डिवाइसेज हैं, सेंसर की मदद से लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे और एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। 5G का उपयोग यदि हम देखें तो 5G के जो बेहतर उपयोग हैं घरों में भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप अपने घरों को इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर से लैस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर या सेंसर तकनीक से लैस कर सकते हो, और दूसरे वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे घर का जो सिक्योरिटी, आज के समय में सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो जो सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम को वायरलेस नेटवर्क के जरिए दूर से ही आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये 5G से आप कह सकते हो कि बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आज के समय में ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बढ़ा है, और इसके प्लेटफॉर्म पर यूजर्स बिना बफरिंग के आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट या वीडियो डाउनलोड करते समय आपको समय की बचत होगी और तीव्र स्पीड से आप ये चीज़ें कर सकते हो। साथ ही साथ आप जैसे कि एजुकेशन के सेक्टर में यदि हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो मान लीजिए आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हो, संस्थान की मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हो, तो हो सकता है यदि आपके पास 3G नेटवर्क हो, 4G नेटवर्क हो, तो वीडियो देखने में कहीं कहीं बफरिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन यदि आप इसी का उपयोग 5G नेटवर्क पे करोगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, और जो आपका अनुभव है आप कह सकते हो वो बेहतर हो सकेगा। स्मूथ आपकी वीडियो रनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप दुनिया के किसी भी छोर से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ठीक, तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं 5G की। 5G के नुकसान के बारे में हम बात करें, 5G के नुकसान क्या है? देखो, किसी चीज़ का यदि कोई फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है।
ठीक है। नुकसान सबसे पहले अवसंरचना को लेकर के है, ठीक है, कि इस तरह की जो तकनीक है इनके अवसंरचना विकास में जो है फंड की बहुतायत मात्रा चाहिए होगी, मतलब फंड बहुत चाहिए होगा। तो इसको विकसित करने में जो है वो फंड बहुत सारे लगेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे पुराने जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, किसी भी तरह के डिवाइसेस हो सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट का प्रयोग होता है। पुराने बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे क्या है कि 4G जो तकनीक है वो जिस पे वो काम करते थे, तो वो 5G पर उतने कंफर्टेबल नहीं है या 5G पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक लैक है, इसलिए जो पुराने सिस्टम हैं उनको बदलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर से एक बर्डन आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कि जो स्पीड की बात की जा रही है 5G में, जो स्पीड की बात की जा रही है उसको भी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसमें भी आपको अभी चुनौती देखने को मिलेगी। तो प्रारंभिक स्तर पर अभी चुनौतियां हैं, लेकिन एक बार यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है और संरचना विकास हो जाता है, जो पुराने डिवाइसेज हैं जो 4G पर काम करते थे वो 5G पे काम करने लगते हैं या चेंज कर दिए जाते हैं, तो एक बार यदि हम निवेश कर देते हैं तो उसका हमें बेहतर बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे हमने बताया कि ये 5G के बारे में हो गया। 5G के बाद दूसरा जो टॉपिक था वो था नेट न्यूट्रलिटी। ये बड़ा टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेट न्यूट्रलिटी ये बड़ा टॉपिक है। नेट न्यूट्रलिटी ये बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी, अब इसमें यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि भारत देश में कई वर्ष पहले से ही नेट न्यूट्रलिटी पर जो है वो बहस देखने को मिल रही है, क्योंकि जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, जो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर आपके रेंज में हैं, देखने को मिलता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स को विनियमित करने के प्रस्ताव का ये समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि विश्व की बड़ी तकनीकी जो कंपनियां हैं स्थानीय स्तर पर डेटा होस्ट करने के लिए इन्हीं डिलीवरी नेटवर्क्स का उपयोग करती हैं। इसमें आपको बता दूं नेट न्यूट्रलिटी के बारे में, तो नेट न्यूट्रलिटी के बारे में यह विचार आता है कि जो इंटरनेट सेवा प्रदाता है जिनको बोलते हैं हम ISPs, ठीक है, इंटरनेट सेवा जो प्रदाता हैं इनके द्वारा किसी विशेष ऐप या साइट या सेवा, ठीक है, विशेष ऐप साइट सेवाओं के पक्ष में अनुचित भेदभाव किए बिना अपने नेटवर्क पर सभी डेटा से निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा बोला जा रहा है कि जो इंटरनेट सेवा प्रदाता है, चाहे वो जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब यदि आप मोबाइल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो जो आपकी कंपनियां हैं जैसे एयरटेल है, ठीक है, VI है या जियो है, ठीक है, या ब्रॉडबैंड का यूज़ कर रहे हैं तो उस दिशा में जो भी कंपनियां हैं, तो ये जो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां हैं ये किसी विशेष ऐप साइट या सेवाओं के पक्ष में अनुचित भेदभाव किए बिना अपने नेटवर्क पर सभी डेटा से निष्पक्ष व्यवहार इनको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, मान लीजिए जियो का एप्लीकेशन है जिस पे इस समय आप देख रहे हैं IPL मैच चल रहा है, तो उस एप्लीकेशन को यदि आप यूज़ करते हो तो जियो पे बहुत बेहतर स्पीड देखने को मिलती है, और VI नेटवर्क का यूज करते हो तो VI नेटवर्क जो है इसमें जो है बाधा डालता है, उतनी अच्छी स्पीड आपको, उतनी स्मूथ रनिंग आपको ऐप की नहीं देखने को मिलती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये कंपनियां हैं, जो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां, ये बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के नेट जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट हैं, उन पे जो उपभोक्ता हैं उनकी पहुंच सुनिश्चित कराए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। अर्थात एक प्रकार से यह कह सकते हो कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उपयोगकर्ता इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री एप्लीकेशन सेवाओं पर समान स्तर की सेवा गुणवत्ता, गति और कीमत के साथ पहुंचने में सक्षम हो। ऐसा नहीं कि कोई एक एप्लीकेशन है जहां पे डेटा की खपत ज़्यादा आप ले रहे हो, ठीक है, कोई एक दूसरा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप यदि उपभोक्ता जा रहा है तो वहाँ पे कम डेटा का यूज आप कर रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। मतलब कि इसके साथ ही आपको देखने को मिलता है कि कंटेंट एप्लीकेशन या जो सेवा है उनके प्रकार के आधार पर सेवा में किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं तय होनी चाहिए। मतलब जो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी हैं वो सबके साथ समान व्यवहार करें, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाएं तो वही स्पीड मिले, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो वही स्पीड मिले। ऐसा ना हो कि कहीं ये स्पीड को मैनेज करें, स्पीड को कम करें, या डेटा जो आप यूज कर रहे हैं उस वेबसाइट पे उसको ये विनियमित करें, ये नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर के प्रत्येक देश की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग आपको देखने को मिल रही हैं। कुछ देशों की यदि हम बात करें
कुछ देशों की बात करें तो इस मुद्दे को हल करने के लिए उन्होंने वर्तमान तंत्र जो उनके यहाँ है उसको लगभग पर्याप्त मानते हुए कि भाई जो वर्तमान तंत्र है वो पर्याप्त है, वो मॉनिटरिंग कर रहा है, कोई विशेष उपाय उन्होंने नहीं किया। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि जो हमारे यहाँ मौजूदा तंत्र है उससे हम बहुत अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। साउथ कोरिया हो गया, उनका भी मानना है कि कोई विशेष तंत्र हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। एनजेड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनका भी मानना है कि कोई विशेष तंत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी इंटरनेट प्रदाता जो कंपनियां हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग नियम बनाए हैं कि किस किस तरह से इन पे इनकी निगरानी किया जाए, किस तरह से इस पे नियम बनाया जाए। जैसे यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने इस पे काम किया है। जापान है, जापान ने इस पे काम किया है थोड़ा बहुत। और यूनाइटेड किंगडम है, उन्होंने भी इस दिशा में काम किया है। इसके बाद बात आती है, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने विशिष्ट विधायी उपाय किए हैं और या तो करने के प्रस्ताव किए हैं। जैसे ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील को लगता है कि ये जो अभी हमारी नियामक बॉडी है ये उतना सफिशिएंट नहीं है, इस दिशा में हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। जैसे फ्रांस हो गया, ठीक है, जैसे नीदरलैंड हो गया, जैसे सिंगापुर हो गया, ठीक है, जैसे यूएसए हो गया। तो इन लोगों का है कि विशिष्ट विधायी उपाय किए हैं या करने के इन्होंने प्रस्ताव रखे हैं, ये आपको यहाँ पे पता चलता है, ये देखने को आपको मिलता है। भारत में यदि हम देखें तो वर्तमान में नेट न्यूट्रलिटी सुनिश्चित करने वाले जो दिशा निर्देश हैं उनकी स्थापना है तो मुख्य रूप से जो भारतीय दूरसंचार नियामक है, जिसको आप बोलते हैं ट्राई, इन्होंने जो है कई सारी प्रणालियाँ लागू की हैं। जैसे यदि हम देख लें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण या इसी को बोलते हैं ट्राई, TRAI, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि नेट न्यूट्रलिटी पर जो इनकी सिफारिशें थी वो 2017 में चुने और मुक्त इंटरनेट के सिद्धांतों का इन्होंने समर्थन किया है। इन्होंने क्या बताया है कि इंटरनेट एक्स सेवाएं एक ऐसे सिद्धांत के प्रति होनी चाहिए जो स्टेट को लेकर के किसी प्रकार के भेदभाव को ना बढ़ावा दे और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। दूसरा, स्टेट पितर जो नेटवर्क है उनको विनियमन से बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि सेवाओं के एक वर्ग के रूप में, जिसमें IoT हो गया, को गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार पर प्रतिबंध की परिधि से बाहर नहीं रखा गया है। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे मतलब टेलीमेडिसिन हो गया, 8 सेवाएं होंगी और जो अन्य स्वचालित सेवाएं हैं उनको इससे क्या किया गया है, उनको इससे बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है, इन्होंने नेट न्यूट्रलिटी लागू करने के लिए भारत की जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जिसको बोलते हैं बार्स, इसकी तर्ज पर प्रहरी नियुक्त करने की इन्होंने बात किया। मतलब इस दिशा में जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है वो लगातार उपाय कर रहा है। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। नेट न्यूट्रलिटी की आवश्यकता क्यों? नेट न्यूट्रलिटी की आवश्यकता क्यों? नेट न्यूट्रलिटी की आवश्यकता क्यों यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि नेट न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं जो अभिनव विचार हैं, उनका क्या करता है, समर्थन करता है, उनका समर्थन करता है। कैसे अभिनव विचार का समर्थन करता है? जैसे नेट न्यूट्रलिटी हो गया, गूगल आपका हो गया, ठीक है, फेसबुक आपका हो गया, ट्विटर हो गया, या इसका नाम अब बदल दिया गया है, एक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो कई अन्य अनगिनत इस प्रकार के सेवाएं हैं जिनके निर्माण के लिए एक प्रणाली को सक्षम किया है। ये सभी जो सेवाएं हैं शुरुआत में बेहद छोटे स्तर पर शुरू की गई थी। इन सभी ने मामूली संसाधनों के साथ एक बुनियादी वेबसाइट के रूप में ही शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं नेट न्यूट्रलिटी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जिससे आपके जो स्वतंत्र विचार, जैसे आप फेसबुक पे कुछ लिख रहे हो, ट्विटर पे आप अपने विचार दे रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं बचाव किया जाए, उसका कहीं ना कहीं समर्थन किया जाए। तो अभिनव विचारों के समर्थन के रूप में इसकी आवश्यकता आपको देखने को मिलती है। दूसरा है अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति व वाक्य स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति एवं वाक्य स्वतंत्रता,
आईएसपी की जब बात करते हैं, इंटरनेट सेवा प्रदाता जो कंपनियां हैं, केवल इस आधार पर कंटेंट को वो ब्लॉक ना करें, ठीक है, या वेब पेजों को धीमा ना करें, जो वेब पेज हैं उनको धीमा ना करें जिनको वो पसंद नहीं करते, या किसी के दबाव में, जैसे कोई सरकार है, सरकार के खिलाफ इन दिनों आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, लगातार चलता रहता है। तो ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली जो वेबसाइटें हैं, किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले जो एप्लीकेशन हैं, उनको यदि उन पर कोई विजिट कर रहा है तो उनकी स्पीड को ये स्लो कर दें, ठीक है, या इन पे कोई कंटेंट देखने जा रहा है तो वो विजिबल ही ना हो, बहुत समय लग जाए, ठीक है, या दूसरी तरफ यहाँ पे कोई पोस्ट की जा रही है या कोई वीडियो डाली जा रही है तो वहाँ पे ये कंपनियाँ ज़्यादा नेट को जब उपभोक्ता यहाँ जाता है तो 5 मिनट की ही वीडियो हो तो वहाँ पे 1 GB नेट ख़त्म हो जाए। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से ना हो कि जो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां हैं वो अभिव्यक्ति और वाक्य स्वतंत्रता पर भी किसी प्रकार से रोक टोक लगा सके। तो इसका भी नियमन होना चाहिए कि भाई कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, कोई भी कंटेंट डाल सकता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि यदि ये प्रदाता इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां जो हैं ये सरकार की समर्थन वाली हैं तो सरकार की समर्थन की जो वेबसाइटें हैं उनको बहुत अच्छे से ग्रो कराएं, उनको हमेशा जो है उन पर पहुंच अच्छे से बनाएं, उन पर रीच अच्छी आए, और जो सरकार की विरोध करने वाली कंपनियां हैं उन पे वेबसाइटें हैं उन पे यदि लोग जाना चाहें तो वेबसाइट ओपन ही ना हो। इस तरह का अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसलिए भी नेट न्यूट्रलिटी जरूरी है। तीसरा देखने को मिलता है समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर, ठीक है, समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर, समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर। इस दिशा में यदि हम बात करें, जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाता जो कंपनियां हैं वो आप कह सकते हो कि उन छोटे व्यवसायियों जो छोटे व्यवसाय हैं, ठीक है, जो छोटे व्यवसाय हैं, मान लो कोई आपने व्यवसाय शुरू किया, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमारा है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, हमारा छोटा सा व्यवसाय है, हमारा ये एप्लीकेशन है, ठीक है, आप इसके साथ दूसरा रवैया दिखा रहे हो, या मान लीजिए आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट है, आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट है हमारी, ठीक है, हमारा छोटा सा व्यवसाय है संस्थान का। अब आप आज़ाद पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है या आज़ाद जो पब्लिकेशन की जो हमारे ऐप हैं उन पे कोई भी व्यक्ति जा रहा है, आप यहाँ पे क्या करने जाओगे, बुक परचेज करने जाओगे, तो यहाँ पे पता लगे कि आप वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हो, स्पीड स्लो है तो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है, आपका 2 से 3 मिनट इसी में जा रहा है कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ अमेजोन है, क्योंकि यहाँ पे भी पुस्तकें मिल रही हैं आपको, फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे भी पुस्तकें आपको मिल रही हैं। तो यदि आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अमेजन पे जाते हो तो इनकी बहुत ही स्मूथ वेबसाइट चल रही है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो यदि यहाँ पे समस्या आएगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, वो यहाँ पे क्यों जाएगा, अपना समय क्यों लॉस करेगा, वो सीधे अमेजन पे चला गया, फ्लिपकार्ट पे चला गया, वहाँ से जाके, क्योंकि वहाँ पे स्मूथ रनिंग है वेबसाइटों की, वहाँ से जाके वो आसानी से अपने जो ऑर्डर हैं उनको कर सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इस प्रकार से कहीं समस्याएं ना हो, सबको समान प्रतिस्पर्धात्मक माहौल मिले, समान अवसर मिले एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा का। इसलिए भी नेट न्यूट्रलिटी ज़रूरी है। नेट न्यूट्रलिटी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। हो सकता है कि वेबसाइट अच्छी चल रही हो लेकिन जब आप पेमेंट गेटवे पे जाते हो वहाँ स्लो हो जाता हो। तो इस तरह का ना हो कि जो नेट प्रदाता कंपनियाँ, जो इंटरनेट प्रदाता कंपनियाँ हैं, वो भेदभाव अपने स्तर पे कर सकें। इसको मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए और ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसको सभी को समान अवसर मिल सके। ठीक है। इसके साथ साथ अगला, खुले इंटरनेट का महत्वपूर्ण घटक। सॉरी, होली से जुकाम हो गया है तो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा आवाज़ में भी दिक्कत आ रही होगी। खुले इंटरनेट का महत्वपूर्ण घटक, खुले इंटरनेट का महत्वपूर्ण घटक, इसको किस प्रकार से देखते हैं? जैसे जहां डेटा से समानतापूर्ण व्यवहार और खुले वेब मानकों जैसी नीतियां इंटरनेट पर मतलब जो डेटा है, किसी भी वेबसाइट पे हम जाएं तो उसी रेशियो में डेटा खर्च होना चाहिए, ठीक है। या किसी भी हम आप कह सकते हो एप्लीकेशन पे जाएं तो वहाँ पे समान डेटा खर्च होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि डेटा खर्च में भी समानतापूर्ण नीतियाँ होनी चाहिए और किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना आप आसानी से अपने संवाद को पूरा कर सकें, अपने संवाद की आपको अनुमति मिले, इसके लिए भी नेट न्यूट्रलिटी जरूरी है।
इसके साथ साथ आप जानते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी जो है ये संभावनाओं के द्वार खोलता है। ठीक है, संभावनाओं के ये द्वार खोलता है। संभावनाओं के द्वार कैसे खोलता है? जैसे इंटरनेट की सुनी और निष्पक्ष उपलब्धता के ने लोगों के बीच, व्यवसाय से लोगों के बीच और सरकार से लोगों के बीच होने वाली संचार में वृद्धि की है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब नेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो जो संचार है वो भी बेहतर होता है, चाहे वो व्यवसाय के स्तर पे हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के स्तर पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट जो है उनके स्तर पे हो, कहीं ना कहीं उसमें भी आपको बेहतरी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नेट न्यूट्रलिटी क्यों आवश्यक है, ये उसके पक्ष में तर्क है। अब कुछ लोग हैं जो नेट न्यूट्रलिटी के विपक्ष में भी तर्क देते हैं। विपक्ष में भी कुछ लोग तर्क देते हैं। विपक्ष में तर्क का मतलब क्या है? जैसे आप जानते हैं प्राथमिकता आधारित सेवाएं, पहला आता है बात प्राथमिकता आधारित सेवाएं। ठीक है, ये क्या है? जैसे आप जानते हैं वो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं कि डेटा पैकेट को नेटवर्क पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कुछ जो वेबसाइटें हैं, ठीक है, जहाँ पे डेटा का अलग उपयोग होता है, कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जहाँ पे डेटा कम खर्च होता है। तो कहने का मतलब है कि विभिन्न एप्लीकेशन के डेटा पैकेट को नेटवर्क पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होती है, इसलिए नेट न्यूट्रलिटी आवश्यक नहीं है। दूसरा बोला जाता है सीमित बैंडविड्थ। सीमित बैंडविड्थ की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं नेट की जो बैंडविड्थ होती है उसकी एक सीमा होती है। ठीक है, और अनंत क्षमता होना संभव है नहीं। यदि कोई व्यक्ति स्काइप या यूट्यूब का उपयोग कर रहा है, चाहे आप स्काइप का कर रहे हो, ठीक है, या यूट्यूब का आप उपयोग कर रहे हो, तो उसे चैट की आवश्यकता बहुत अधिक एवं प्राथमिकता के आधार पे होती है। ठीक, बहुत अधिक या प्राथमिकता के आधार पे होती है। लाइव कर रहे हो तो वहाँ पे आप चैट कर रहे हो, स्काइप पे भी चैट कर रहे हो। ऐसी स्थिति में यह तर्क दिया जा सकता है कि उसे इंटरनेट के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे उन्हें चैट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो वीडियो कॉलिंग के साथ साथ चैट भी उनके लिए ज़रूरी है। तो भैया जो दोनों सेवाओं का लाभ ले रहा है उससे ज़्यादा डेटा का खर्च होना चाहिए, जो कम सेवा यूज कर रहा है उसका कम खर्च होना चाहिए। ये भी एक तर्क दिया जाता है कि नेट न्यूट्रलिटी के विपक्ष में एक तर्क ये भी है कि जो जितनी सेवाओं का यूज करेगा वो उसको उतना खर्च उठाना पड़ेगा, उसको उतना व्यय करना पड़ेगा। जो कम सेवाओं का यूज कर रहा है वो कम करेगा, समानता इस स्तर पे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगला आता है अवैध सामग्री। अवैध सामग्री, ठीक है, अवैध सामग्री में यदि हम बात करें तो आपत्तिजनक या खतरनाक या अवैध कंटेंट सभी के लिए सुलभ है और इससे छुटकारा पाना जो है वो भी बहुत कठिन है। नेट न्यूट्रलिटी को हटाने से इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिए खतरनाक कंटेंट को फिल्टर करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए कि खतरनाक कंटेंट आसानी से फिल्टर हो जाता है। आने वाले समय में लोग इसमें फंसेंगे, उलझेंगे, तो यह भी एक बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ नई अवसंरचना का अभाव। आप जानते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी होने से बिना भुगतान किए ही बड़ी मात्रा में डेटा का उपभोग किया जाता है। इस पैसे का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड नेटवर्क का विस्तार करने के लिए भी किया जा सकता है। यह भी एक तर्क दिया जा सकता है कि इसमें जो पैसा मिलता है उसको आप नई अवसंरचना विकास में भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब इसमें कुछ चीज़ें और आपको समझने की ज़रूरत है। दोनों आपने देख लिया, दोनों चीज़ें आपने देख लिया कि क्या है नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में तर्क आपने देख लिए, नेट न्यूट्रलिटी के विपक्ष में आपने तर्क देख लिए। अब बात आती है कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए। जैसे आगे की राह की जब हम बात करते हैं, आगे होना क्या चाहिए, ठीक है, एक प्रकार से आप कह लीजिए निष्कर्ष क्या है। तो आप जानते हैं इंटरनेट पर उपयोगकर्ता अधिकारों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेट सेवा प्रदाता जो ISP हैं, ऐसे किसी भी कंटेंट या एप्लीकेशन या सेवा को इंटरनेट पर भेजने, प्राप्त करने या प्रदर्शित करने, उपयोग करने, पोस्ट करने की जो उपयोगकर्ता की क्षमता है उसको प्रतिबंधित ना करें और ये गैरकानूनी ना हो। दूसरा,
आईएसपी जो है इंटरनेट सेवा प्रदाता है, इनकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता की ज़रूरत है। इनकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने की ज़रूरत है, जिससे उपयोगकर्ताओं को समुचित जानकारी के आधार पर विकल्पों का चयन करने में, आप कह सकते हैं, सक्षम बनाने के लिए जो है अपनी इंटरनेट ट्रैफिक प्रबंधन नीतियों का उपयोग किया जाए। इसके साथ साथ आप जानते हैं सार्वजनिक संकट के समय में जो सरकारी सूचनाएं हैं, ऐसा भी बोला जाता है कि जो सरकारी सूचनाएं हैं, आप देखते होंगे कि उनकी पहुंच जो है सब तक हो जाए, यह आवश्यक होता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कहीं पे भूकंप आना है, कहीं पे सुनामी आना है, तो प्राथमिकता तो अब ये है ना कि ये जो सूचना है ये उस क्षेत्र के लोगों तक जो है वो पहुंचाई जाए, महत्वपूर्ण सूचना है। और उन वेबसाइटों और यूआरएल की सूची भी पर भी अधिक विमर्श करने की ज़रूरत है जो इस तरह की सूचनाएं पहुंचाते हैं, इनको इससे अलग रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि नेट न्यूट्रलिटी को लेकर के जो ट्राई की सिफारिश थी उसको मंजूरी मिलने के बाद अभी साफ हो गया है कि हर नागरिक का इंटरनेट पर समान अधिकार होगा। हर नागरिक का इंटरनेट पर क्या होगा? समान अधिकार होगा। और अब टेलीकॉम कंपनियां सभी वेबसाइटों और सेवा को समान स्पीड से इंटरनेट देंगी और आप उनका यूज कर पाएंगे, किसी भी स्तर पे ये भेदभाव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी इंटरनेट सेवा और वेबसाइट के दौरान कंपनियां नेट की स्पीड घटा बढ़ा नहीं सकती, मतलब जो भेदभाव पहले होता था वो अब नेट न्यूट्रलिटी के माध्यम से वो समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। भारत की यदि हम बात करें, भारत की स्थिति की बात करें, भारत की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या भारत में भी कोविड से तो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। ठीक है, लगभग 37 करोड़ लोग आज इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ही हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो विश्व की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनका रुख जो है वो भारत की तरफ देखने को मिल रहा है। और ट्राई ने अपनी सिफारिश में साफ कहा कि इंटरनेट जो है इंटरनेट ट्रैफिक पर किसी प्रकार की मनमानी और भेदभाव वो स्वीकार नहीं करेगा। और नियामक ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि आईओटी से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी जो सामग्रियां हैं उनको किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करना होगा, उनको भी इस नियमों का पालन करना होगा। तो कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में इतना बड़ा व्यवसाय, इतना बड़ा जो बाजार देखने को मिल रहा है, इससे बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां भारत में आएंगी और बहुत आप कह सकते हो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। मोबाइल इंटरनेट की सुविधा अच्छी है भारत में, लेकिन इस सुविधा की वजह से नेट न्यूट्रलिटी जो है वो बाधित होती है, तो इंटरनेट के लिए इसके ठीक परिणाम नहीं होंगे। भविष्य में स्काइप और व्हाट्सएप जो है, ठीक है, ये इंटरनेट सेवाओं के लिए आपको अधिक मूल्य देना पड़ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे चैट भी करते हो, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग भी करते हो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो दर है वो समान है। और यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको भी मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसके लिए अलग से पैकेज लाएंगी और लोग उसका यूज करेंगे। इसके साथ साथ यदि नेट न्यूट्रलिटी समाप्त हो गई तो जिस इंटरनेट को आप जानते हैं वह भी समाप्त हो जाएगा और सूचना संवाद का एक नया माध्यम अस्तित्व में आ जाएगा जो व्यावसायिकी के नियंत्रण में होगा। इंटरनेट यूजर्स आज जितनी स्वतंत्रता से किसी वेबसाइट का प्रयोग कर लेते हैं, बीते दिनों की बात हो जाएगी, क्योंकि यदि नेट न्यूट्रलिटी समाप्त हो गई तो शायद ही आप उतनी आसानी से किसी वेबसाइट पर विजिट कर पाएँ जितनी आसानी से आज आप विजिट कर लेते हैं। तो ये नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में तर्क था। नेट न्यूट्रलिटी क्या है उसको आपने यहाँ पे समझा, बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब इस सेशन में जो हम आगे की चर्चा करने वाले हैं, इस सेशन में जो अगली चर्चा हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं बिहार राज्य विशेष से जुड़ी हुई। लेकिन आज के इस सेशन में, क्योंकि ये दो हमारे टॉपिक थे तो इनको 100% हमने समाप्त किया है। कल से जो आपका सेशन होगा उसमें हम सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक थे। उम्मीद करता हूँ आपने सभी टॉपिक पर आधारित नोट्स बनाए होंगे, नोट्स आपने तैयार किए होंगे, सभी टॉपिक पर आपने नोट्स तैयार किए होंगे। यदि आपने नोट्स तैयार किए हैं तो उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में हमें शेयर करिए। पहले तो हम नोट्स देखते हैं कि जितने उत्तर लेखन कराए गए 7 से 8 मुद्दों पर जो आपने उत्तर लेखन किया उसका कितना आउटपुट निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो आपकी अनिवार्यता है, आपके लिए बाध्यता ये है कि सबसे पहले आप अपने नोट्स शेयर करेंगे हमें। नोट्स शेयर करने के उपरांत ही फिर आपको अगली क्लास देखने को मिलेगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।